Okay, so hello everyone, welcome to the 9th lecture of design of shear, है ना। सो हम लोग आज की क्लास में जो देखेंगे बॉन्ड फेल्योर मैकेनिज्म के बारे में। कंक्रीट अभी तक हम लोग ने बॉन्ड के बारे में पूरे डिटेल में है जो डिस्कस कर चुके थे, और हमें आज देखना है कि जो बॉन्ड का फेल्योर होता है वो किस किस सर्कमस्टांसेस में होता है, मतलब किस किस कारण से बॉन्ड का फेल्योर हो सकता है। कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किन किन कारणों से है जो उसका फेल्योर हो सकता है, उसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो आपका रीजन है बॉन्ड फेल्योर का वो है ब्रेकअप ऑफ एडहेशन, ब्रेकअप ऑफ एडहेशन बिटवीन द बार एंड द कंक्रीट, बिटवीन द बार एंड द कंक्रीट। आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या था? एडहेसिव फोर्स था। कल के क्लास में हम लोग बताए थे, मैं बताया था कि आपको जो बॉन्ड का फॉर्मेशन का मेन रीजन क्या था, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन रीजन था आपका एडहेशन, है ना। कंक्रीट और स्टील के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा था वो मेन रीजन था, है ना। और यदि फेल्यूर का मेन रीजन क्या होगा? फेल्यूर का मेन रीजन होगा कि यदि किसी कारणवश जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो यदि ब्रेक हो जाता है, वो यदि ब्रेक हो जाता है, उस केस में क्या होगा? आपका उस केस में आपका जो बॉन्ड है जो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, है ना। और जब एडहेसिव फोर्स ब्रेक होगा कंक्रीट और स्टील के बीच में तो फिर क्या होगा? आपका लूजनिंग ऑफ स्टील बार्स हो जाएगा। स्टील बार से जो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। स्टील बार से जो क्या हो जाएगा? आपका लूज हो जाएगा, नहीं, स्टील बार क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। सो एक फर्स्ट रीजन तो आपका ये हो गया, ब्रेकअप ऑफ एडहेशन बिटवीन बार एंड कंक्रीट, है ना। सेकंड रीजन देखते हैं, सेकंड रीजन क्या है। इन चीज़ों को देखिए, ये आपका मतलब कन्वेंशनल में भी आपको लिखने के लिए आता है, 4-5 पॉइंट आपका लिखने के लिए आएगा कि बॉन्ड फेल्यूर है जो किन किन कारणों से होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, ठीक है। सेकंड रीजन है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द बार, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द बार। इस फिगर में देखिए ध्यान से, इस फिगर में आपको यहाँ पे आपको फोकस करना है। ये क्या है? आपका रेनफोर्समेंट है। ये क्या है? रेनफोर्समेंट, है ना। इसके चारों तरफ क्या होगा? चारों तरफ क्या हो जाएगा कि आपका कंक्रीट है जो अलोंग द लेंथ, बीम के अलोंग द लेंथ क्या हो जाएगा? इस तरह से स्प्लिट कर जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा, है ना। ये कब होगा? जब इसके अंदर क्या होगा? स्ट्रेस है जो काफ़ी ज़्यादा यदि जनरेट हो जाता है, उसके कारण क्या होता है? कंक्रीट है जो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, है ना। तो ये बोल रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कंक्रीट एंड कंक्रीट अराउंड द बार, अराउंड द बार, बार के चारों तरफ क्या हो जाएगा? ये कंक्रीट है जो फेल कर जाएगा। इस फिगर से आप क्लियर समझ सकते हैं, है ना। जस्ट इमेजिन करना है। थर्ड पॉइंट देखिए, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बिटवीन द रिब्स, बिटवीन द रिब्स ड्यू टू हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसको मैं समझाता हूँ, इसको समझिए ध्यान से। सपोज कीजिए कि एक रेनफोर्समेंट आपका ये है ना, दूसरा रेनफोर्समेंट है जो आपका ये है ना। इस पे इस तरह से रिब होगा, इस तरह से क्या होगा? रिब होगा। या कल मैं बताया था रिब्स के बारे में, आज भी फिगर दिखा दूंगा कुछ देर में। तो इसके बीच का जो भी कंक्रीट है, इसके बीच में जो भी कंक्रीट है वो क्या होगा? यदि इस पे फोर्स लगता है, यदि इस पे फोर्स लगता है, जब बीम को आप लोडिंग करेंगे तो क्या होगा? कुछ इस तरह से वो बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा। तो एक रेनफोर्समेंट दूसरे रेनफोर्समेंट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इस दौरान ये जो रिब्स है, रिब्स का एरिया क्या है? काफी कम होता है। ये रिब्स का एरिया क्या होता है? काफी कम होता है। और आपको तो पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है? लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया, है ना। यदि लोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है और एरिया का वैल्यू बहुत कम है तो स्ट्रेस क्या होगा? सडन है जो इंक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेस है जो सडन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसके कारण से क्या होगा कि दोनों रेनफोर्समेंट के बीच में जो कंक्रीट आ रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रश कर जाएगा। कंक्रीट क्या हो जाएगा? क्रश कर जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको बोलते हैं क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बिटवीन द रिब्स ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, ड्यू टू हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों बोले? क्योंकि रिब्स का एरिया बहुत कम होता है। इसके कारण क्या होगा? आपका जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो सडन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? कंक्रीट है जो क्रश कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वन वन करके आपको समझते जाना है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है शेयरिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द रिब्स, शेयरिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द रिब्स, है ना। कहता है लोकल कंक्रीट क्रशिंग और ड्यू टू बार पुल आउट। जैसे देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पे आप इस फिगर में देखिए,
इस फिगर में क्या होगा कि यदि आप इस पे फोर्स लगाते हैं बार पे, तो इसके सराउंडिंग जो भी कंक्रीट है ये क्या हो गया, ये रेनफोर्समेंट है, ये क्या है, रेनफोर्समेंट है ना। इसके सराउंडिंग जो भी आपका कंक्रीट है वो क्या हो जाएगा, आपका क्रश कर जाएगा, मतलब ये लोकल फेल्योर होगा, ये क्या होगा, लोकल फेल्योर होगा। सो शेयरिंग ऑफ कंक्रीट अराउंड द रिब्स, लोकल कंक्रीट क्रशिंग ड्यू टू द बार पुल आउट। यदि आप बाहर खींचेंगे तो क्या होगा बताइए, यदि आप बाहर खींचेंगे तो अचानक से जो आपका रेनफोर्समेंट है वो कंक्रीट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कंक्रीट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, कंक्रीट इसके आसपास वाला जो भी कंक्रीट है वो क्या हो जाएगा, शियर कर जाएगा, जो भी कंक्रीट है वो क्या हो जाएगा, शियर कर जाएगा, है ना, मतलब पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। आगे देखते हैं, एक रीजन और है, एक रीजन ए है, ये देखिए ये क्या है, इसको समझते हैं। कहता है कि ये आपका क्या है, रेनफोर्समेंट है, ये आपका क्या है, रेनफोर्समेंट है ना। किसी कारणवश सपोज कीजिए कि ये स्टील और कंक्रीट के बीच में स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, स्टील और कंक्रीट के बीच में स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या होता है, यहाँ पे स्टील है जो कंक्रीट पे क्या लगाता है, हुप स्ट्रेस लगाता है। हुप स्ट्रेस क्या होता है, अलोंग द रेडियल होता है। जैसे ए क्या है, ए हुप स्ट्रेस है अलोंग द रेडियस, है ना, अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो ये क्या करना चाहेगा, ये क्या करना चाहेगा, कंक्रीट को क्रैक करने की कोशिश करेगा, बार के चारों तरफ क्या होगा, कंक्रीट को क्रैक करने की कोशिश करेगा, इस तरह से क्या करेगा, ये क्रैक करने की कोशिश करेगा। तो एक रीजन आपका ये भी है ना, हुप टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेजिंग एक्शन इसको बोलते हैं, और क्रैक ड्यू टू द हुप स्ट्रेस। मेन क्या पॉइंट हो गया यहाँ पे, क्रैक ड्यू टू द हुप स्ट्रेस, है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बार के चारों तरफ क्या होगा, एक रेडियल स्ट्रेस जनरेट होगा, ये क्या होगा, रेडियल स्ट्रेस जनरेट होगा। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए कि किसी कारणवश है जो वाटर पेनेट्रेट कर गया रेनफोर्समेंट में, तो रेनफोर्समेंट क्या होगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहेगा, उसका क्रोजन स्टार्ट हो जाएगा, और जब रेनफोर्समेंट का क्रोजन स्टार्ट हो जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इस तरह से हुप स्ट्रेस लगाएगा चारों तरफ क्या लगाएगा, हुप स्ट्रेस लगाएगा, और कंक्रीट को क्या कर देगा, इस तरह से क्रैक कर देगा, इस तरह से क्या कर देगा, क्रैक कर देगा, है ना। तो हम लोग है जो बॉन्ड फेल्योर मैकेनिज्म है जो काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाउ टू इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। यदि फेल्योर है तो इसको बचाने का क्या क्या तरीका है वो हम लोग देखेंगे, है ना। क्या क्या ऐसा, मतलब क्या क्या इसका मेथड है जिससे हम इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यूज ऑफ डिफॉर्म बार इंस्टेड ऑफ प्लेन बार। पहला रीजन क्या है, यूज ऑफ डिफॉर्म बार इंस्टेड ऑफ प्लेन बार। प्लेन बार के जगह पे आपको कौन सा बार यूज करना है, डिफॉर्म बार यूज करना है ना। क्योंकि डिफॉर्म बार क्या होता है, रिप्स के कारण क्या होता है, मतलब रफ एरिया ज़्यादा क्रिएट करता है ना, रफ एरिया ज़्यादा क्रिएट करता है, जिसके कारण फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है ना। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं, बार ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड। ये मैं कल भी बताया था आपको, है ना। आपको क्या करना है, ओवरऑल हमको सर्कमफ्रेंशियल एरिया को बढ़ाना है, बॉन्ड स्ट्रेस को वैल्यू को बढ़ाने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए ओवरऑल हमको सर्कमफ्रेंशियल एरिया को बढ़ाना है। तो सर्कमफ्रेंशियल एरिया बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, एएसटी को सेम रखते हुए नंबर ऑफ बार को इंक्रीज कर देंगे। अब एएसटी को सेम रखते हुए नंबर ऑफ बार को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बताइए, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्मॉलर डायमीटर बार है जो यूज करना पड़ेगा, मोर नंबर ऑफ स्मॉलर डाया बार्स है जो आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। तो एएसटी को सेम रखते हुए क्या हो गया, सर्कमफ्रेंशियल एरिया हमारा बढ़ गया, मतलब ओवरऑल आपका प्रेफरेंशियल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्लोजर स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, है ना, टू अवॉइड द क्रैक्स। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं आप, तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि स्पेसिंग है जो आप क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए, तो क्रैक का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो थर्ड उपाय आपका ये हो गया। फोर्थ क्या है, हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब एफसीके का वैल्यू आपको क्या करना है, बढ़ाना है ना। तो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से भी क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज द कवर। आप कवर है जो बढ़ा दीजिए, कवर को क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, है ना। एंड लेंथ ऑफ द एम्बेडमेंट को भी क्या कीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक बीम है ना, यहाँ पे आप कहीं जो रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे आप कहीं जो रेनफोर्समेंट है जो
प्रोवाइड किए हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, कवर का वैल्यू बढ़ाना है। ये जो कवर है इसका वैल्यू क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है इसका, है ना। सेकंड थिंग, आपका एम्बेडमेंट बढ़ा दीजिए, है ना। एम्बेडमेंट कहने का मतलब है कि बीम के अंदर सब कॉलम के अंदर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा है जो इंसर्ट करें। जहाँ पर बीम कॉलम कनेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे लेंथ ऑफ जो रेनफोर्समेंट है वो क्या करें, कॉलम में आप ज़्यादा इंसर्ट कर दें, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाई प्रोवाइडिंग सम मैकेनिकल एंकरेज हुक्स बेंड्स एंड ईटीसी, है ना। आप दूसरा तरीका आपका क्या है, एंकरेज प्रोवाइड कीजिए, हुक्स प्रोवाइड कर दिए और बेंड प्रोवाइड कीजिए। इस सब को अब हम डिस्कस में देखने जा रहे हैं, है ना। तो यहीं से है जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा आज का, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग द सम मैकेनिकल एंकरेज हुक्स बेंड्स एंड ईटीसी। तो चीज़ों को अच्छे से समझना है, एक बार पढ़िए लेकिन सही से पढ़िए, है ना। ये आपका रिप्स है, कल भी बताया था। ये सब क्या है आपका, यही सब आपका रिप्स है ना। इसी को क्या बोल रहे थे, रिप्स बोल रहे थे, है ना, रिप्स बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आपको क्या हो गया डिस्कशन है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बेंड हुक्स एंड मैकेनिकल एंकरेज। ये तीन चीज़ है जो हमको डिस्कस करना है, बेंड्स, हुक्स एंड मैकेनिकल एंकरेज। अब देखिए यहाँ पे आपका आईएस कोड का रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाता है और इससे हर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। ये टॉपिक से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन बहुत कम बनता है। कन्वेंशनल क्वेश्चन एक डेवलपमेंट लेंथ का चेक के लिए बनता है, वो मैं कल है जो करा दूंगा इस पर न्यूमेरिकल, ठीक है। सो बेंड हुक्स एंड मैकेनिकल एंकरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। सो फर्स्ट प्रोविजन मैं बताने जा रहा हूँ IS 456 का। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है कि एज पर IS कोड द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स, द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स और बेंड, हुक्स बोलें और बेंड बोलें, शैल बी टेकन एज 4-5, शैल बी टेकन एज 4-5 फॉर एवरी 45 डिग्री बेंड, फॉर एवरी 45 डिग्री बेंड एंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16.5, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एंकरेज वैल्यू हुक्स का जो, हुक्स या बेंड का जो एंकरेज वैल्यू होगा, मतलब एम्बेडमेंट लेंथ होगा, वो क्या हो सकता है, प्रत्येक 45 डिग्री के लिए कितना होगा, 4-5 होगा। प्रत्येक 45 डिग्री के लिए कितना होगा, 4-5 होगा, है ना। जहाँ पे फाई क्या है आपका, जहाँ पे फाई क्या है, फाई है जो आपका रेनफोर्समेंट का डाया है। फाई क्या है, रेनफोर्समेंट का डाया है। फाई क्या है, रेनफोर्समेंट का आपका क्या है, डाया है ना। रेनफोर्समेंट का क्या है, डाया है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बात, जैसे यहाँ पे देखिए फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। कहता है एज पर IS कोड द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक्स और बेंड शैल बी टेकन एज 4-5 फॉर एवरी 45 डिग्री बेंड, फॉर एवरी 45 डिग्री बेंड एंड सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 16.5, एंड सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 16.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं समझाता हूँ अब अच्छे से। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 65 हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फॉर 90 डिग्री बेंड, फॉर 90 डिग्री बेंड, फॉर 90 डिग्री बेंड। अब एक बात बताइए, कहता है प्रत्येक 45 डिग्री के लिए कितना है, 4-5 है। प्रत्येक 45 डिग्री के लिए कितना है, 4-5। तो इस केस में एंकरेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं फॉर 90 डिग्री बेंड के लिए, है ना। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं फॉर 90 डिग्री बेंड एंकरेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। जो एंकरेज वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बताइए। प्रत्येक 45 डिग्री के लिए 4-5 है, तो 90 डिग्री के कितना हो जाएगा, 2 × 4-5 कितना हो जाएगा, 8-5, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि 90 डिग्री बेंड के लिए आपका एंकरेज वैल्यू पूछेगा, तो कितना हो गया, 8-5। अब इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं, इसको फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका क्या है, 90 डिग्री बेंड है ना। इसको मैं बना भी देता हूँ इसको अलग से। चलिए ध्यान से देखना है इसको। ये क्या है आपका, 90 डिग्री बेंड है,
90 डिग्री बेंड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाई हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया, डायमीटर और रेनफोर्समेंट फाई हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम सेंटर लाइन यदि ड्रा करें, सेंटर लाइन यदि ड्रा करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये इसका रेडियस होगा, ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, है ना। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 4 होगा। ये कितना होगा, 4 होगा। फर्दर ये जो ओवरऑल वैल्यू है, ये जो रेड लाइन से दिखाएं हम लोग, ये जो रेड लाइन से डॉटेड लाइन से जो दिखाए हैं ओवरऑल वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ये आपका कितना होगा, ये 85 होगा। ये आपका 85 होगा, है ना। सो ये बोलता है कि जो मिनिमम एक्सटेंडेड लेंथ होगा, मिनिमम एक्सटेंडेड लेंथ होगा, इस केस में कितना होगा, 4 होगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये क्या है आपका, एक्सटेंशन है। यही आपका क्या है, एक्सटेंशन है। मिनिमम एक्सटेंशन, मिनिमम एक्सटेंशन मतलब मिनिमम एक्सटेंशन आपको 4 जो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ओवरऑल टोटल कितना हो गया 90 डिग्री के लिए 85, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक कितना हो गया 85, इसमें 4 क्या हो गया आपका मिनिमम एक्सटेंशन हो गया, मतलब स्ट्रेट पोर्शन कितना हो गया 4 हो गया। स्ट्रेट पोर्शन आपका कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल अगर इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा इस केस में, इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू यदि निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, है ना, 85 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री के लिए, किसके लिए हो गया 90 डिग्री के लिए हो गया। अब देखिए 180 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं, 180 डिग्री के लिए देख लेते हैं। 180 डिग्री कैसा होगा बताइए, 180 डिग्री आपका कुछ इस तरह से होगा, मतलब यू टाइप का होगा। कैसा होगा, यू टाइप का होगा, नहीं कुछ यू टाइप का होगा। कुछ इस तरह से यू टाइप का होगा, है ना। तो 180 के लिए कितना हो जाएगा, 180 के लिए कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री था, है ना। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर एंगल कैसे ले रहे हैं। तो देखो एंगल लेने के लिए कुछ नहीं करना, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना। और ये वाला है जो इधर चला गया तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और नीचे वाला को इधर बढ़ा दीजिए तो कितना टोटल कितना एंगल हो जाएगा। देखो यहाँ पे बनाता हूँ, ए है जो इधर आया है और ए वाला वैल्यू ए वाला है जो इसके आगे बना दो ऐसे, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। तो 180 के लिए आपको देखिए सेंटर लाइन पहले बना लें। पहले आप क्या कीजिए, सेंटर लाइन बनाइए, पहले आप सेंटर लाइन बनाइए, है ना। ये सेंटर लाइन हो गया, ये क्या हो गया सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क हो रहा है। एक मिनट, इस तरह से ए वाला पोर्शन क्या है, एक सेमी सर्कुलर आर्क है। ये क्या है आपका सेमी सर्कुलर आर्क है, तो इसका क्या होगा कुछ रेडियस होगा, इसका क्या होगा कुछ रेडियस होगा, है ना। ये वैल्यू आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 16 टोटल वैल्यू कितना होगा 16 होगा, है ना। ये जो आपका लेंथ है ये आगे तक जाएगा सेंटर लाइन, तो टोटल तो कितना होगा ये 16 होगा, है ना। 16 कैसे आया बताइए, 180 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए 4 तो 180 के लिए कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर एल इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकलेंगे 4 इंटू 4
4 5, तो कितना हो जाएगा ये 16 5, जिसमें आपका ए जो एक्सटेंशन होगा ये तो मिनिमम कितना होगा 4 5 होगा, है ना। और बाकी इधर वाला पार्ट कितना हो गया 12 5 हो गया। ये 180 डिग्री के लिए हो गया, कितना हो गया 180 डिग्री के लिए। अब देखिए एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट मैं और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो बेंड में फोर्सेस का ट्रांसफर होता है, मतलब फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बेंड, है ना, किस टाइप से फोर्सेस लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लगाएंगे। टेंसाइल फोर्स यदि हम लगाते हैं तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होगा, जो आपका जब इसको हम देखो ध्यान से इसको समझना है, जब इसको हम टेंसाइल फोर्स राइट की तरफ लगाएंगे, राइट की तरफ लगाएंगे तो ये जो बेंड है क्या होगा स्ट्रेट होना चाहेगा, एक क्या होगा सीधा होना चाहेगा, है ना। इसके कारण क्या हो जाएगा कि जब इसको आप राइट की तरफ खींचेंगे तो इस पोर्शन में क्या होगा बेरिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। कंक्रीट पे बेरिंग स्ट्रेस कौन लगाएगा, बेरिंग स्ट्रेस आपका लगाएगा रेनफोर्समेंट किस पे, कंक्रीट पे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो जोन है, ये जो जोन है खास करके ये वाला जोन, यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट पे क्या लगाएगा, रेनफोर्समेंट लगाएगा कंक्रीट पे बेरिंग स्ट्रेस। बेरिंग स्ट्रेस एक टाइप का क्या है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, ये तो आप लोगों को पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे, है ना। तो जब इस पे फोर्स राइट की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बेरिंग स्ट्रेस जनरेट होगा कंक्रीट पे, किसके द्वारा, रेनफोर्समेंट के द्वारा। लेकिन इस दौरान इस पोर्शन में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। नहीं, अरे देखो ये पोर्शन है जो इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात कि ए जो पोर्शन है ए वाला, ए क्या होगा, ए है जो ए पोर्शन है जो आपको क्या करेगा, इधर वाला कंक्रीट पे क्या लगाएगा, बेरिंग स्ट्रेस लगाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बेरिंग स्ट्रेस लगाएगा। नहीं, सो ये आपका क्या हो गया, टेल ऑफ बेंड, इसको बोलते हैं टेल ऑफ बेंड। तो इस तरह से हमको समझ में आ रहा है कि जब हम बेंड पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो ये कंक्रीट पे क्या करता है, एक टाइप का बेरिंग स्ट्रेस है जो जनरेट करता है ना। अब इस बेरिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है ये अलग स्टोरी है, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी कुछ देर में है जो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है ना। तो आगे देखते हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि प्रत्येक 45 डिग्री के लिए 4 5 होता है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 16 5 होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर बेंड है जो 135 का है, सपोज कीजिए ये तो सेकंड ए हो गया, इसको थर्ड देते हैं ना, इसको थर्ड देते हैं। सेकंड मान लीजिए कि आपका 145 डिग्री है ना, कितना है 135 डिग्री बेंड है, 135 डिग्री बेंड है। तो इस केस में आपका एंकरेज वैल्यू का क्या हो जाएगा बताइए, एल इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 5, 4 5, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 5, है ना, ये हो जाएगा 12 5। तो याद रखना है 45 डिग्री के लिए 4 5, 90 डिग्री के लिए 8 5, 145 के लिए 12 5 एंड 180 के लिए 16 5, है ना। अगर एक लाइन पे आपको याद है कि प्रत्येक 45 डिग्री के लिए 4 5 इंक्रीज करते हैं तो सारा याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एंकरेज इन स्टीरअप्स, एंकरेज इन स्टीरअप्स, है ना। अब इसको ध्यान से समझिए, ये काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अभी एंकरेज क्या होता है ना, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते हैं, एंकरेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंकरेज बोलते हैं, है ना। जैसे पहला क्या है आपका 90 डिग्री है, फर्स्ट क्या है आपका 90 डिग्री है, फर्स्ट आपका क्या है 90 डिग्री है ना। ये देखो 90 डिग्री कैसे, चूंकि जो वर्टिकल स्टीरअप्स है, ध्यान से यहाँ पे समझना है, जो वर्टिकल स्टीरअप्स है एक किधर चल गया, ये आपका इधर चला गया है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स है ये है जो आपका नीचे आ गया है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, दोनों के बीच में ये एंगल कितना बना बताइए, ये एंगल आपका कितना बना है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, है ना, कितना बना 90 डिग्री का। सो प्रत्येक 45 डिग्री या 90 डिग्री के लिए आपको 8 5 होता है। इस केस में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 8 5 होगा, है ना, कितना होगा 90 डिग्री के लिए 8 5 होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा 8 5 होगा। ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ ये कितना होगा 8 5 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए,
मतलब हम कितना बेंड करेंगे, 8 फाई इधर बेंड करेंगे, 8 फाई इधर बेंड करेंगे, है ना। लेकिन कोई एक ही वैल्यू हम याद रखेंगे, है ना। कितना होगा ओवरऑल वैल्यू, कितना होगा 8 फाई होगा। दूसरी बात देखिए 90 डिग्री के लिए कितना हो गया, 8 फाई हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो आपका कितना है, यहाँ पे इसको ध्यान देखो, 90 डिग्री के बाद इस पे आते हैं। ये कितना है, ये 135 डिग्री है। ये कितना है 135 डिग्री, है ना। क्योंकि देखो एक ऐसा हो जा रहा है, इसको है जो वर्टिकल स्टीरप्स को आप ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, है ना। और उसके बाद इसको कैसा बेंड किया गया, एक कुछ इस तरह से बेंड किया गया। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये एंगल 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, है ना। तो 135 डिग्री के लिए जो वैल्यू होगा आपका ये वाला, ये जो वैल्यू होगा ध्यान से देखना है, ये जो वैल्यू होगा वो आपका 65 होगा, 65 होगा, है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये देखिए, ये हुक्स इधर चला आया और ये हुक्स इधर चला गया। इसका मतलब क्या है, कितना से आप मोड़ रहे हैं, कितना से मोड़ रहे हैं आप, 180 डिग्री से मोड़ रहे हैं। कितना से मोड़ रहे हैं, 180 डिग्री से आप मोड़ रहे हैं, है ना। इधर से गया और वापिस से जो रिटर्न हो गया, तो कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो इस केस में 180 के लिए कितना प्रोवाइड करेंगे, 180 के लिए प्रोवाइड करते हैं 45। कितना प्रोवाइड करेंगे, 45 प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारा वैल्यू है आपको याद रखना है ना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे वाला बेंड था, ये है एंकरेज वैल्यू। पीछे वाला क्या था, बेंड था या हुक था, है ना। ये क्या है, एंकरेज वैल्यू है, ठीक है। स्टीरप्स में इस तरह से क्या करते हैं, बेंड करते हैं, है ना, ये बेंड करते हैं, है ना। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये सब जो हुक्स प्रोवाइड करते हैं वो कंप्रेशन साइड प्रोवाइड करते हैं। वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन साइड। क्योंकि यदि टेंशन साइड प्रोवाइड कर दिए तो हुक्स है जो ओपन होने का डर रहता है। इसीलिए हमेशा है जो हुक्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन साइड में प्रोवाइड करते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक अपने आप में है कि हुक्स का जो प्रोविजन होता है वो कहाँ होता है, हमेशा कंप्रेशन साइड में होता है। मतलब सपोज कीजिए कि अगर ये बीम है ना, तो स्टीरप्स का जो हुक्स प्रोवाइड करेंगे हमेशा कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टॉप में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि टॉप में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। बीम इस तरह से बेंड होगा तो ऊपर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, और नीचे क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो हुक्स हमेशा है जो कंप्रेशन साइड प्रोवाइड करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि टेंशन साइड यदि प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो हुक्स है, मतलब ये जो एंकरेज है वो क्या, मतलब ओपन होने का डर रहता है, ओपन होने का डर रहता है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से देखिए। पहला 135 डिग्री के लिए दिखाया गया, किसके लिए है, 135 डिग्री के लिए, फॉर 135 डिग्री, है ना। तो देखिए ये क्या है आपका, वर्टिकल स्टीरप्स है, वर्टिकल स्टीरप्स है। यहाँ से गया और उसके बाद इधर मूव कर गया। तो ये जो वैल्यू हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाए हैं इस केस में, ये जो वैल्यू है कितना होता है, 65 होता है ना। ये कितना होता है, 65 होता है, ठीक है। उसी तरह से इसको हॉरिजॉन्टल के अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स है जो क्या है, कुछ इधर भाग गया है, कुछ इधर भाग गया है ना। तो देखो यहाँ से गया इस तरह से और फिर है जो इस तरह से मुड़ गया। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 65 हो गया। अब क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 180 के लिए। ये क्या है, 180 के लिए, ये किसका एग्जांपल है, 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए हो गया। ये 90 डिग्री के लिए हो गया, और ये 135 डिग्री के लिए हो गया, ये 135 डिग्री के लिए हो गया, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री के लिए हो गया, है ना। तो 180 में क्या होता है, यू बनता है, यू टाइप का शेप बनता है। तो ये देखिए अगर हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स को लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स है ना, ये वर्टिकल स्टीरप है। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, यहाँ से गया और इस तरह से मूव कर गया। तो मिनिमम कितना लेंगे इस केस में, 4 लेंगे। कितना लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। अगर एंकरेज वैल्यू पूछे, है ना, स्टीरप्स के केस में तो कितना लेंगे, 4 लेंगे, है ना। स्टीरप्स के केस में कितना लेंगे, 4 लेंगे। चलिए अब देखिए, इसके पहले जो हम प्रोवाइड कर रहे थे बेंड, वो क्या था, मेन बार का वो डिस्कशन कर रहे थे, है ना, वो मेन बार का डिस्कशन कर रहे थे। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हम लोग स्टीरप्स का डिस्कशन कर रहे हैं, और पिछला स्लाइड में हम लोग मेन बार का डिस्कशन कर रहे थे, है ना। ये देखिए ये क्या है आपका, वर्टिकल, लेफ्ट वर्टिकल, ये आपका ये हो गया। ये क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल है, ये वर्टिकल स्टीरप्स है ना। तो वर्टिकल के केस में क्या होगा, इधर से जाएगा, मूव करेगा यहाँ से ऐसे, और उसके बाद 180 से मूव कर गया, 180 से क्या हो गया, वापिस आ गया। तो ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, 45 होगा, है ना। तो बस ओवरऑल कंक्लूजन आपका, एंकरेज इन स्टीरप्स कितना हो गया, 90 डिग्री के लिए कितना, 85, है ना। अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री होगा नहीं, 45 डिग्री है जो जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन है ना। चूंकि 45 डिग्री क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इजीली ओपन हो जाएगा, है ना। इसीलिए मिनिमम आपको 90 डिग्री प्रोवाइड करेंगे, है ना।
अगर 45 डिग्री प्रोवाइड किए भी, सपोज कीजिए 45 डिग्री किसी केस में यदि प्रोवाइड किए भी तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो 45 डिग्री एक्चुअल में बनेगा कैसे। ये सपोज कीजिए मेन रेनफोर्समेंट है ना, यहाँ से स्टीरअप्स गया, यहाँ से स्टीरअप्स गया, उसके बाद क्या होगा 45 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो अगर ऐसे मोड़ दिए तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या होगा 45 डिग्री कुछ ऐसे होगा, है ना। उस तरह से फिर इधर से आएगा एक, और फिर क्या होगा ऐसे होगा, है ना, यही होगा ना। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, इसको आगे बढ़ाइए एंगल मिल जाएगा आपको। ये कितना हो गया 45 डिग्री, है ना। तो इस केस में भी 45 डिग्री के लिए कितना होता है 85 होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर 45 डिग्री है तो भी 85, 90 डिग्री है तो भी 85, 135 डिग्री है तब आपका 65, 180 डिग्री है तब आपका 45। वेरी सिंपल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंड एंड हुक्स, इसी का मैं डिस्कशन बोल रहा था कि यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस को है जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिए, ये क्या है कंक्रीट ब्लॉक है, ये सब क्या है आपका कंक्रीट ब्लॉक है ना, ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है। इसमें क्या है मेन रेनफोर्समेंट है जो प्रोवाइड किया गया है, मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया। अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स यदि हम लगा रहे हैं, सपोज कीजिए बीटी, एफ बीटी है ना, एफ बीटी है जो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है ध्यान से एकदम देखना है, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कंक्रीट पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे कंक्रीट पे जो मेन बार है, ये जो बार है आपका मेन बार, वो क्या लगा रहा होगा बेरिंग स्ट्रेस लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा बेरिंग स्ट्रेस लगा रहा होगा, है ना। क्या लगा रहा होगा बेरिंग स्ट्रेस लगा रहा होगा। अब देखिए सो बेरिंग स्ट्रेस है जो यहाँ पे लगाएगा, कहाँ पे कॉर्नर पे, स्टील लगाएगा किस पे कंक्रीट पे। हमको इसका वैल्यू है जो कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू है जो हमको कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात कि जो आपका बेरिंग स्ट्रेस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा बी से डिनोट करेंगे, सिग्मा बी से डिनोट करेंगे। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है बताइए, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बेरिंग फोर्स एफ बी टी इंटू अपॉन एरिया, एरिया। अब देखिए एरिया कौन सा लेंगे, एरिया लेते हैं आपका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, है ना। आपको क्या लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। ये जो कर्व पाथ है इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे कहाँ पे वर्टिकल फेस पे, तो वर्टिकल फेस पे यही प्रोजेक्शन आएगा ना, ध्यान से देखना है, यही प्रोजेक्शन आएगा, यही प्रोजेक्शन आएगा आपका वर्टिकल फेस पे, है ना। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा रेडियस के बराबर होगा, ये जो आपका आर्क बन रहा है उसके रेडियस के बराबर होगा इस प्रोजेक्शन का वैल्यू, है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए इस चूंकि हमें एक यहाँ पे कितना एरिया कांटेक्ट में होगा, यहाँ पे जितना डायमीटर होगा, इसका जितना डायमीटर होगा, इसका डायमीटर कितना है फाई है ना। तो फाई के बराबर एरिया है जो इसके कांटेक्ट में होगा, फाई के बराबर इसका एरिया क्या होगा, इसके इसमें क्या होगा कांटेक्ट में होगा। इसको ऐसे समझते हैं, ये आपका वर्टिकल हो गया, है ना, वर्टिकल हो गया, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम यदि बीच से इसको कट करें, हम बीच से यदि कट करें, है ना, तो कैसा दिखेगा आपको रेक्टेंगल दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। माइन्यूटली यदि इसको हम डील करें तो रेक्टेंगल दिखेगा इस तरह से, डायमीटर को यदि बीच से कट करेंगे, है ना। तो इसका जो डायमेंशन होगा कितना होगा फाई के बराबर होगा, फाई के बराबर होगा, है ना, फाई के बराबर होगा। यानी ये जो एरिया यदि हम टोटल निकालना चाहें तो कितना होगा रेडियस इंटू विथ लेंथ, कितना हो गया रेडियस के बराबर, ये जो लेंथ हो गया कितना कितने बराबर हो गया रेडियस के बराबर, और बीथ कितना है इसका फाई के बराबर, है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा आर इंटू फाई, आर इंटू फाई। तो बेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, बेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया एफ बी टी अपॉन आर फाई, एफ बी टी अपॉन आर फाई। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए एफ बी टी क्या है आपका टेंसाइल फोर्स है, एफ बी टी क्या है आपका लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो एफ बी टी है वो है आपका टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, टेंसाइल फोर्स
टेंसाइल फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, है ना। ये सब टॉपिक है जनरली क्या होता है छोड़ देता है ना, लेकिन जब अच्छा कंपटीशन आप देंगे आगे जाके तो वहां पे ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है ना। जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह ये सब है, वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना। सो टेंसाइल फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, टेंसाइल फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड इन ए बार, इन ए बार, इसको मैं रफ कर देता हूं। इन ए बार, है ना। अगर सपोज कीजिए कि आपने जो रेनफोर्समेंट यूज किया है वो ग्रुप में यूज किया है, तो उस केस में क्या लेंगे, उस केस में जो ग्रुप में फोर्स आ रहा होगा वो लेंगे। जो भी ग्रुप बंडल आप बनाएंगे ना, तो बंडल में टोटल फोर्स जो लग रहा होगा उसको लेंगे, है ना। और लिख देता हूं, और ग्रुप ऑफ बार, सिंगल बार भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ बार भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ बार्स भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आर क्या है, इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड। ए आर क्या है, आर क्या है, इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड। इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड, ठीक है। फाई क्या है, साइज ऑफ द बार। फाई क्या है आपका, साइज ऑफ द बार। फाई क्या है, साइज ऑफ द बार, है ना। अब देखिए, यदि बंडल में रहेगा तब फाई का वैल्यू क्या लेंगे बताइए। मान लेते हैं 2 या 3 बार एक साथ है, तब आपको क्या करना है, आपको उस केस में आपको इक्विवेलेंट एरिया लेना पड़ेगा, है ना। इक्विवेलेंट एरिया लेना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब है कि तीनों का एरिया को आप जोड़ देंगे। कैसे, देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, π/4 इंटू फाई स्क्वायर इंटू, मान लेते हैं टोटल 3 बार है तो टोटल एरिया ये हो जाएगा, है ना। इधर लिख देते हैं क्या एरिया को, 5/4 इंटू फाई इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर बराबर 5/4 इंटू फाई स्क्वायर, फाई का इंडिविजुअल बार का, इंटू टोटल नंबर बार सपोज कीजिए 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई इक्विवेलेंट निकल जाएगा ना। यहाँ से आपका फाई इक्विवेलेंट है जो क्या होगा, निकल जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ द बार, है ना। फॉर बंडल द साइज ऑफ द बार ऑफ इक्विवेलेंट एरिया, है ना। इक्विवेलेंट एरिया अगर बंडल में रहेगा तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एरिया निकाल के वहाँ से फाई इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो वाला वैल्यू है जो पुट करेंगे। इसका मतलब ये है। आगे देखिए, अब देखिए जो आपका एफ बी टी क्या होगा, एफ बी टी क्या होगा, इसको मैं बैक करता हूँ। अब बच गया एक एफ बी टी, जो एफ बी टी का वैल्यू होता है वो होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, मतलब 0. निकाल सकते हैं इसलिए यार 0.87 इंटू एफ बाई इंटू π/4 इंटू फाई स्क्वायर। ए फाई वही है जो अभी निकाले हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या हो गया, फोर्स हो गया। ए क्या हो गया, फोर्स हो गया, तो एफ बी टी का वैल्यू निकल गया, एफ बी टी का वैल्यू निकल गया। सेकेंड थिंग देखिए, जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होता है, परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस जो होगा कंक्रीट में, परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस जो कंक्रीट में होगा, permissible bearing stress in concrete, bearing stress in concrete
कंक्रीट, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका होगा 1.5 FCK 1.5 इंटू FCK डिवाइडेड बटा 1 प्लस 2 अपॉन एरिया, सॉरी ए अपॉन ए, है ना, अपॉन ए। अब ये स्मॉल क्या है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। स्मॉल क्या है, ध्यान से देखिए, स्मॉल ए क्या है। सपोज कीजिए कि आपका जैसे यही एक बीम है ना, ये क्या है, एक बीम है। इसमें क्या होगा, दो टाइप का रेनफोर्समेंट है। एक तो आपका आउटर रेनफोर्समेंट है, जैसे ये क्या है, आउटर रेनफोर्समेंट है। ये आपका क्या है, आउटर रेनफोर्समेंट है। कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पे, ये आपका आउटर रेनफोर्समेंट है। और ये सब क्या है, इनर रेनफोर्समेंट है। ये सब क्या है, इनर रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो यदि इनर रेनफोर्समेंट है तो ए का वैल्यू होगा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। मतलब ये किसके लिए है, फॉर इनर रेनफोर्समेंट, फॉर इनर रेनफोर्समेंट, है ना। दूसरी बात, अगर आउटर रेनफोर्समेंट है, जैसे ए वाला, ए क्या है आपका, आउटर रेनफोर्समेंट है। तो आउटर केस में जो ए होगा वो है जो फाई, इस केस में देखिए ए क्या होगा, ए जो होगा, यहाँ ए क्या है, आउटर रेनफोर्समेंट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डायमीटर जोड़ दें, डाया लिखेंगे, है ना, फाई प्लस 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 क्या, क्लियर कवर, प्लस क्लियर कवर, प्लस क्लियर कवर, है ना। ए क्या है, क्लियर कवर है ना, ये तो क्लियर कवर है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, 5 प्लस क्लियर कवर, है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस, मतलब आर का वैल्यू कितना हो टू अवॉइड द बेयरिंग स्ट्रेसेस टू और टू कीप बेयरिंग स्ट्रेसेस विद इन परमिसिबल लिमिट। मतलब जो आप बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, उसका रेडियस कितना रखा जाए ताकि कंक्रीट को वो क्रश नहीं कर पाए, ताकि वो कंक्रीट को क्रश नहीं कर पाए, है ना, कंक्रीट को क्रश नहीं कर पाएगा। उसी को हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस टू अवॉइड द बेयरिंग स्ट्रेस, है ना, ताकि बेयरिंग स्ट्रेस जनरेट न हो, और यदि जनरेट हो भी तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए, है ना, या उससे कम होना चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस क्या है मैं बता दिया अभी, 1.5 CK अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन ए, यही परमिसिबल स्ट्रेस था ना। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या आएगा बताइए, इसके लिए जो आपका कंडीशन होगा, जो सिग्मा बी होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेसेस, लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना था, अभी कैलकुलेट किया था मैं, 1 फिर से लिख देता हूँ, 1.5 FCK डिवाइडेड बटा 1 प्लस 2 अपॉन ए, 2 अपॉन ए, बहुत अच्छा। अब सिग्मा बी क्या था, सिग्मा बी क्या था बताइए, सिग्मा बी अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग, एफ बी टी अपॉन आर फाइव, एफ बी टी अपॉन आर फाइव, यही था ना। सिग्मा बी क्या था, एफ बी टी अपॉन आर फाइव लेस देन इक्वल टू, लिख दीजिए 1.5 इंटू एफ सी के डिवाइडेड बटा 1 प्लस 2 अपॉन ए, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए कि आपका एफ बी टी क्या था, एफ बी टी क्या था, यहाँ से अगर हम निकालें आर का वैल्यू तो क्या होगा बताइए, सोल्व करने के बाद आर आपका आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बी टी क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर चल जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ बी टी इंटू 1 प्लस 2 अपॉन ए डिवाइडेड बटा 1.5 एफ सी के 5, 1.5 एफ सी के इंटू 5, एफ सी के इंटू 5, नहीं ए वाला इधर जाएगा तो 5 से इसमें गुना होगा,
और ये इधर आएगा तो FBT में गुना होगा, है ना। अब देखिए ये आपका एक कंक्लूजन निकल गया, है ना। R का वैल्यू यदि इतना R का वैल्यू मतलब R ग्रेटर देन इक्वल टू यदि FBT इंटू 1 प्लस 2 बटा A अपॉन 1.5 FCK इंटू 5 होगा, इस केस में कंक्रीट है जो क्रश नहीं करेगा, कंक्रीट है जो क्रश नहीं करेगा। मतलब R रेडियस का वैल्यू जब बेंड प्रोवाइड करेंगे तो रेडियस का वैल्यू या तो इतना होगा या तो इससे ज़्यादा होगा, है ना। दूसरी बात इसको हम और है जो इसको क्लियरिफाई वे में लिखते हैं, है ना। क्लियरिफाई वे में इसको लिखें यदि तो क्या हो जाएगा, देखिए सबका वैल्यू यदि हम पुट कर दें, FBT का वैल्यू कितना था, चूंकि FBT बराबर कितना था बताइए, FBT बराबर था 0.87 इंटू F बाई इंटू 5/4 इंटू 5 स्क्वायर, यही था ना, यही था। अब इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा R ग्रेटर देन इक्वल टू 0.456 इंटू 5 इंटू F वाई अपॉन FCK है ना, इंटू 1 प्लस 2 अपॉन ए, है ना। सो यही आपका निकल गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस। ये आपका आ गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस। ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस। मतलब अगर रेडियस का वैल्यू इतना रखा जाए तो क्या होगा, तब आपको बेरिंग स्ट्रेस जनरेट है जो नहीं होगा, और यदि होगा भी तो परमिसिबल लिमिट में होगा। वो क्या होगा, परमिसिबल लिमिट में होगा, है ना। चलिए सो ये तो था इसके बारे में। अब देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लाइसिंग और रेनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है। ऐसा करते हैं कि स्प्लाइसिंग और रेनफोर्समेंट को है जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। कल है जो स्प्लाइसिंग और रेनफोर्समेंट को स्टार्ट भी करेंगे और उसके बाद है जो उसको एंड भी करेंगे, है ना। तो आज का सेशन है जो यहीं पर रहने देते हैं, कल है जो इसके बाद है जो कंटिन्यू करेंगे। सो ये सब चीज़ है जो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है, बट काफ़ी मैं क्लियर वे में इसको समझाने का कोशिश किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इजीली वे में समझ में आ गया होगा, है ना। सो अगर समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेरा फीडबैक है जो जरूर लिखिए, है ना। कल है जो डिस्कस करेंगे स्प्लाइसिंग के बारे में। स्प्लाइसिंग से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो उसको है जो काफ़ी डिटेल में देखेंगे और काफ़ी क्लियर विजन में देखेंगे। आपको है जो कंसेप्ट है जो स्प्लाइसिंग का पूरा है जो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, है ना। कल मिलते हैं।